नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात हल्द्वानी में आज होने वाले बीजेपी महिला सम्मेलन की करते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी का महिला सम्मेलन आज आयोजित होगा। कालाढूंगी विधानसभा में ये सम्मेलन हो रहा है। बीजेपी सह प्रभारी करेंगी इसमें शिरकत। रेखा वर्मा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी इसमें शामिल होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा का इस सम्मेलन बुलाया गया है। कालाढूंगी विधानसभा में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बीजेपी की सह प्रभारी शिरकत करेंगी। रेखा वर्मा इस सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगी। सभी राजनीतिक दल मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कोशिश यही होगी कि सरकार की उपलब्धियों तक जन जन तक पहुंचाया जाए, बताया जाए कि बीते 4.5 साल में सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं। कोरोना काल में सरकार ने कैसे काम किया है, कैसे यहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। तमाम चुनौतियां थीं, लेकिन हर चुनौतियों का सरकार ने डटकर मुकाबला किया है। इन्हीं तमाम बातों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाएगी आज महिला मोर्चा के सम्मेलन में। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस सम्मेलन के बारे में? बिल्कुल, आज हल्द्वानी में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। खासतौर जो बात आपने कही अमित, की बीजेपी हर लेवल पर, चाहे वो युवा लेवल पर हो, महिला मोर्चे के लेवल पर हो, या फिर जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनके लेवल पर हो, पूर्व दायित्वधारियों के लेवल पर, हर लेवल पर मीटिंग कर रही है। और अब तैयारियां, क्योंकि नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने बीजेपी ने सभी कार्यक्रम अपने तय किए हैं कि इन दोनों महीनों में जितने कार्यक्रम सभी के लिए, जन आशीर्वाद रैलियां जहां बाकी रह गई हो वो कंप्लीट कर ली जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि 57 विधायक 2017 में बीजेपी की जीत कर आए थे और अब 2022 है, और जो इतिहास रहा है उत्तराखंड का कि जो भी पार्टी सत्ता में रही है वो रिपीट नहीं हुई है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 36 के आंकड़े को टच किया जाए, और उस 36 के आंकड़े को टच करने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है अमित। और 2022 के फरवरी में प्रस्तावित है यहाँ पर चुनाव। तो उम्मीद यही है बीजेपी को, जो भी मेहनत वो इस वक्त कर रही है फील्ड पर, उसका रिजल्ट 2022 की शुरुआत में मिलेगा। दीपांकर, वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिस पर महिला मोर्चा के सम्मेलन में चर्चा हो सकती है? क्या संदेश कार्यकर्ताओं को दिया जा सकता है कि आपको लोगों के बीच में सरकार की किन योजनाओं का जिक्र करना है? 2022 में हम सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे, खासतौर से महिला वर्ग के लिए क्या रणनीति आज तैयार की जा सकती है? बिल्कुल अमित, अगर आप देखेंगे तो 5 साल सरकार के यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। चाहे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हो या फिर वात्सल्य योजना हो, महिलाओं से जुड़ी तमाम स्कीम्स पे सरकार का फोकस रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ केदारनाथ में आए थे 5 नवंबर को, तो उन्होंने भी कहा था कि वो पहाड़ की महिलाएं कि यहाँ की रीढ़ है, यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ है। इसलिए महिलाओं के उनको सबल बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए सरकार जो भी प्रयास करेगी वो सभी प्रयास महिलाओं तक पहुंचने चाहिए। तो ऐसे में महिला मोर्चे की जो कोशिश है वो यही है कि जो महिला वोटर्स है, आधे से ज्यादा 50% के आसपास, उनको साथ लेकर यहां पर चला जाए। और एक जो मैसेज सेट होता है वो मैसेज कहीं ना कहीं महिलाएं सेट करने में एक बड़ा रोल निभाती हैं, और यही रोल जो महिलाओं का होगा और 2022 में बीजेपी उसे अपने लिए इनकैश करना चाहती है। अमित, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव निकट आते ही रुद्रप्रयाग में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। विपक्ष जहां बीजेपी विधायक भरत चौधरी और उनके रिश्तेदारों पर ठेकेदारी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विधायक भरत चौधरी ने नया बयान देकर विरोधियों को फिर नया मुद्दा दे दिया है। भरत चौधरी ने कहा है कि उनके और उनके किसी भी रिश्तेदार के नाम पर 1 रुपए का भी ठेका नहीं है। अगर किसी बाहर के ठेकेदार की झूठ की वजह से इस तरीके की बातें सामने आती हैं, तो इस पर हम कड़ा ऐतराज जताते हैं और उसकी निंदा करते हैं। लगभग 1 रुपए का भी कहीं कोई ठेका है। अगर कोई बाहर का ठेकेदार है और उसकी जूठन, हम एक स्थानीय बेरोजगार होने के नाते, विधायक का बेटा भी स्थानीय बेरोजगार होने का होता है और उसको भी काम करने का हक है। उधर टिहरी में कांग्रेस के टिहरी लोकसभा के पर्यवेक्षक सुरेश चंदेल का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और बौराड़ी में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया।
पर्यवेक्षक सुरेश चंदेल ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और फीडबैक लिया और 2022 के चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। वहीं सुरेश चंदेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। चुनाव के समय थोड़ा बहुत इधर उधर होने की सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। सब तरफ जिस तरफ सरकार का चांस होता है उस तरफ ये झुकाव बढ़ता है। कांग्रेस ने गढ़वाल क्षेत्र की कमान हिमाचल के कुलदीप कुमार को सौंपी है। कुलदीप कुमार गढ़वाल क्षेत्र प्रभारी बनकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और वहां पर जायजा ले रहे हैं और उनका यह कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर जल्द ही उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हाईकमांड टिकट देना हाईकमांड का काम है। मतलब जमीनी कार्यकर्ता जो होगा पहले से मेहनत जो जीतने वाला होगा, हमारा एक मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है, वो हमारा। बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र गैरसैंण में होगा। सत्र में सरकार महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है। स्पीकर आजादी के 75वें साल पर खास संदेश देना चाहते हैं तो विपक्ष सरकार को जोरदार तरीके से घेरने का दावा कर रहा है। गैरसैंण में सरकार का आखिरी सत्र 2 दिन का होगा। 29-30 नवंबर को होने वाले सत्र से सरकार एक साथ चुनाव से पहले कई संदेश देना चाहती है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी ने बनाया। इस बात का प्रचार प्रसार 2022 से पहले आखिरी सत्र के जरिए सरकार करना चाहती है। सरकार का कहना है कि युवाओं और महिलाओं के लिए सत्र खास होगा ताकि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी गैरसैंण में अपने पहले सत्र से बड़ा संदेश दे पाएं। वहीं विधानसभा स्पीकर आजादी के 75वें साल पर एक दिन का विशेष सत्र भी चाहते हैं। विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी हम उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमारा रोड मैप है उसको हर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो विजन 2025 का है, रजत जयंती वर्ष जब हमारा होने वाला है, 25 साल का उत्तराखंड होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार उन्होंने एक विजन दिया है कि 25 साल का उत्तराखंड हर प्रकार से, हर दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 उत्तराखंड होगा। और चूँकि इस समय हमारा आज़ादी के 75 वर्ष जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो एक मन मेरा ये भी है कि जितने दिन का सदन माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार तय करेगी तो एक दिन का विशेष सत्र हम इस रूप में भी कर सकते हैं। संविधान के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा वक्त का अंतर नहीं हो सकता। वहीं कोविड की वजह से अब तक गर्मियों की राजधानी से कामकाज नहीं चल सका है। ऐसे में सरकार जहां गैरसैंण से उत्तराखंडियत की भावना को मजबूत करना चाहती है, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई से लेकर देवस्थानम और भू कानून पर सरकार को घेरने के मूड में है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई, वो आपके सामने है। भू कानून है, तीर्थ पुरोहित है, विषयों की कमी कहाँ है? इस सरकार के रहते तो विषय हैं और सरकार खुद भी अपनी नाकामी स्वीकार करती है। गैरसैंण को मार्च 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन बीते करीब 1.25 साल में इस राजधानी से कोई कामकाज नहीं हो सका। ऐसे में 2022 चुनाव से पहले 2 दिन का सत्र आयोजित करके सरकार जहां बचा हुआ कामकाज पूरा करना चाहती है और साथ ही जाते जाते कुछ नई घोषणाएं करना चाहती है। वहीं युवा मुख्यमंत्री के साथ गर्मियों की राजधानी से 2022 के लिए मैसेज सेट करना चाहती है। खटीमा से कमलेश भट्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 कश्मीरी छात्र हिरासत में लिए गए हैं। एसटीएफ ने इन्हें हिरासत में लिया है। 2 लोगों की हत्या का मामला है। कश्मीर में हत्या के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सेलाकुई में दोनों छात्र पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर एसटीएफ ने इन्हें हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है, 2 कश्मीरी छात्रों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ ने इन दोनों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की हत्या के मामले में इनको हिरासत में लिया गया है। कश्मीर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसी सिलसिले में अब एसटीएफ ने इन 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। सेलाकुई में ये दोनों पढ़ाई किया करते थे। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? कि देहरादून
में 2 कश्मीरी छात्रों को हिरासत में लिया था। इन दोनों छात्रों पर हत्या का मामला बताया गया है, जिसमें एक पुलिस जवान की हत्या और एक सेल्समैन की हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरी खबर को कोई अभी तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों से ये पता चला है कि इन दोनों को एसटीएफ ने इनसे देर रात पूछताछ भी की है, अभी भी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और ये दोनों छात्र यहाँ देहरादून में के जो सेल है कोई का क्षेत्र है, वहाँ ये दोनों छात्र पढ़ाई करते थे। जी हाँ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कश्मीर से हिंदू की जाने और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर सीएम पुष्कर धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। धामी ने कहा है कि देश आजाद होने से अब तक कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। ऐसे बयान कांग्रेस की विचारधारा को साबित करते हैं। बता दें कि सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था कि कश्मीर से हिंदू गए तो गए, अब क्या किया जा सकता है। देखिए, देश की आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमेशा उन्होंने न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा इस पर काम किया है कि देश का भला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनकी सोच में कभी नहीं रहा है। इनकी सोच में हमेशा से रहा है कि मेरा भला होना चाहिए, मेरी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, देश कहीं पीछे चला जाए, गड्ढे में चला जाए, लोग कहीं चले जाएं, इसलिए उनकी ये सोच है, उस पर इतना ही कह सकते हैं। मदन कौशिक ने भी खुर्शीद के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि हमेशा से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश होती रही है। वही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मैंने वो किताब अभी पढ़ी नहीं है, उसमें लिखी बातों पर उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि किताब में क्या कंटेंट है, किस परिप्रेक्ष्य में वो बातें कही गई हैं। एकदम गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस प्रकार का बयान ये कांग्रेस के नेताओं में लगातार निरंतरता में हिंदू समाज को कलंकित करना, हिंदू समाज के प्रति गलत भाव पैदा करना, हिंदू समाज को बदनाम करना, हिंदू समाज के एक छोटी छोटी बातों को लेकर ये उनके हमेशा आप देखेंगे। देखिए, जब आपने किताब का जिक्र किया है, उसके क्या कंटेंट है, इस पर जरूर जो है ध्यान जाना चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, किस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं, इसलिए मैं कोई बात कहूँ कदापि उचित नहीं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए आप पूरे मामले को समझिए कि किस तरीके से सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विवाद के कारण क्या है। हिंदुत्व की तुलना ISIS से की गई है। हिंदुत्व के मौजूदा रूप को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। कश्मीरी पंडितों पर विवादित बयान है। कश्मीरी पंडित गए तो गए, ये उन्होंने कहा है। छठे चैप्टर में हिंदुत्व के मौजूदा रूप पर सवाल खड़े किए गए हैं और हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से की गई है। हिंदुत्व को खतरनाक बताया गया है उसके मौजूदा स्वरूप को। पूर्व सीएम हरीश रावत गुरुवार को रुद्रपुर पहुंचे और यहां आपदा प्रभावित इलाके मुखर्जी नगर और आजाद नगर का दौरा किया। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की और नुकसान के एवज में मिली सरकारी मदद की जानकारी भी ली। हरीश रावत ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद में सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और अगर प्रभावितों को मदद नहीं मिली तो वो 15 दिन बाद उपवास पर बैठेंगे और अन्य कदम भी उठाएंगे। एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा जो है उसको लेकर अपडेट आया है। आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम। पैतृक गांव हड़खोला भी जाएंगे। शरद उत्सव का उद्घाटन करेंगे। डीडी हाट महोत्सव में करेंगे शिरकत। जौल जीबी मेले का उद्घाटन भी करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 दिनों का दौरा करने वाले हैं सीएम पुष्कर धामी पिथौरागढ़ का, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी। आज देहरादून में बैठक बुलाई गई है। चुनाव कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। दिसंबर तक कार्यक्रम तय किए जाएंगे। मदन कौशिक इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी जो कि देहरादून में आज बुलाई गई है। चुनाव कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और दिसंबर तक का कार्यक्रम तय किया जाएगा।
उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय भाषा में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम धामी ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, उत्तराखंड में लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग ये त्यौहार धूमधाम से मनाएं, जिससे हमारी नई पीढ़ी भी हमारे पारंपरिक त्योहारों को जान पाए। आपको बता दें कि दिवाली के 10 दिन बाद इगास का पर्व मनाया जाता है और पहली बार धामी सरकार ने ही इगास पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।